नमस्कार विद्यार्थियों। मुहावरों की इस विशेष श्रृंखला के पहले भाग में हमने बड़े भाई साहब, डायरी का एक पन्ना और ततानरा वामिरो कथा के महत्वपूर्ण मुहावरे समझे थे। आज हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक के कुछ और महत्वपूर्ण पाठों तथा कविताओं में आए मुहावरों को सरल कहानियों और रोचक उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। आज के इस भाग में हम समझेंगे तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले, झेन की देन, कारतूस और कविताओं में प्रयुक्त महत्वपूर्ण मुहावरे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आइए तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पाठ के महत्वपूर्ण मुहावरों को समझते हैं। विद्यार्थियों, शैलेंद्र हिंदी फिल्म जगत के ऐसे गीतकार थे जिनके गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनकी सफलता की कहानी सुनकर कई लोग चक्कर खा जाते हैं। यहाँ चक्कर खाना का मतलब है आश्चर्य या उलझन में पड़ जाना। साधारण जीवन से निकलकर इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करना वास्तव में प्रेरणादायक है। उनके गीतों की लोकप्रियता देखकर उनके प्रशंसकों की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच जाती थी। सातवें आसमान पर होना यानी अत्यधिक प्रसन्न होना। शैलेंद्र कभी भी जल्दबाजी में गीत नहीं लिखते थे। वे हर शब्द को सोच समझकर चुनते थे, मानो अपने शब्दों को तराजू पर तोलकर प्रयोग करते थे। तराजू पर तोलना यानी किसी बात के अच्छे और बुरे पक्षों पर विचार करना। धीरे धीरे उनके गीत लोगों के दिलों पर हावी हो गए। हावी होना यानी गहरा प्रभाव स्थापित कर लेना। जब कलाकार उनके गीतों को गाते या अभिनय करते थे तो ऐसा लगता था मानो वे पात्र की आत्मा में उतर गए हों। आत्मा में उतर जाना यानी किसी भूमिका या भावना में पूरी तरह डूब जाना। विद्यार्थियों, यही किसी सच्चे कलाकार की सबसे बड़ी पहचान होती है। उसका काम केवल देखा या सुना नहीं जाता, बल्कि महसूस भी किया जाता है। शैलेंद्र की सरलता और सादगी दिखावे से कोसों दूर थी। कोसों दूर होना यानी बहुत दूर होना। वे प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचने के बाद भी सामान्य जीवन जीते रहे, लेकिन फिल्म उद्योग में कुछ लोग हमेशा 2 से 4 बनाने के गणित में लगे रहते हैं। 2 से 4 बनाने का गणित होना यानी हर काम में लाभ और फायदे के बारे में सोचना, जबकि शैलेंद्र का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं था। वे अपने गीतों के माध्यम से समाज, मानवीय भावनाओं और जीवन के सत्य को व्यक्त करना चाहते थे। यही कारण है कि उनके गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने पहले थे। चलिए विद्यार्थियों, एक छोटा सा प्रश्न करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी बात पर बहुत सोच विचार करके निर्णय ले तो उसके लिए कौन सा मुहावरा प्रयोग होगा? सोचिए। सही उत्तर है तराजू पर तोलना। बहुत बढ़िया। और यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य या भावना में पूरी तरह डूब जाए तो कौन सा मुहावरा प्रयोग होगा? सही उत्तर है आत्मा में उतर जाना। अब आप तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पाठ के सभी महत्वपूर्ण मुहावरों को आसानी से याद रख सकते हैं। पाठ, अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले। अब आइए इस पाठ के महत्वपूर्ण मुहावरों को समझते हैं। विद्यार्थियों, निदा फाजली अपने संस्मरण के माध्यम से हमें बताते हैं कि आधुनिक समाज पहले जैसा संवेदनशील नहीं रह गया है। आज लोग एक दूसरे के सुख दुख में पहले की तरह सहभागी नहीं बनते। धीरे धीरे लोगों ने अपने बीच दीवार खड़ी कर ली है। यहाँ दीवार खड़ी करना केवल ईंट पत्थर की दीवार बनाना नहीं है। इसका आशय है लोगों के बीच दूरी और बंटवारा पैदा कर लेना। पहले मोहल्लों और गांवों में लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, लेकिन आज कई लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं। कई बार विकास, उद्योगों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोग बेघर भी हो जाते हैं। बेघर करना यानी किसी का आश्रय या रहने का स्थान छीन लेना। लेखक बताते हैं कि पहले लोग एक दूसरे के जीवन में शामिल रहते थे। कुछ लोग तो वर्षों तक किसी स्थान पर डेरा डालकर रहते थे। डेरा डालना यानी किसी स्थान पर लंबे समय तक निवास करना या टिक जाना। लेकिन समय के साथ यह अपनापन कम होता गया। यही चिंता लेखक इस पाठ में व्यक्त करते हैं। पतझर में टूटी पत्तियां। अब आइए रविंद्र केलेकर के प्रसिद्ध पाठ पतझर में टूटी पत्तियां के पहले प्रसंग गिन्नी का सोना के महत्वपूर्ण मुहावरों को समझते हैं। विद्यार्थियों,
इस प्रसंग में लेखक आदर्शों और मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। आज के समय में कुछ लोग बिना गहराई से सोचे केवल ऊपरी बातें करते रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे हवा में उड़ रहे हैं। हवा में उड़ना यानी केवल ऊपरी या अव्यावहारिक बातें करना। जैसे जब से विकास की नौकरी लगी है वह तो हवा में उड़ने लगा है। लेखक हमें बताते हैं कि केवल बातें करने से जीवन नहीं बदलता। यदि हम समाज में कोई सुधार लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ठोस प्रयास करने पड़ते हैं, यानी हमें सही दिशा में कदम उठाने पड़ते हैं। कदम उठाना अर्थात किसी कार्य की शुरुआत करना या उसके लिए आवश्यक प्रयास करना। जैसे सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। लेखक ये भी बताते हैं कि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य केवल उसके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता से बढ़ता है। जब किसी वस्तु में सुधार किया जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। यहाँ कीमत बढ़ाना का आशय गुणवत्ता या महत्व में वृद्धि होना है। जैसे कंपनी ने अपने उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसकी कीमत बढ़ा दी। विद्यार्थियों, इस प्रसंग का संदेश यह है कि जीवन में केवल दिखावा या बड़ी बड़ी बातें पर्याप्त नहीं हैं। सच्ची प्रगति के लिए सही दिशा में कदम उठाना और अपने गुणों को निरंतर बेहतर बनाना आवश्यक है। अब आइए इसी पाठ के दूसरे प्रसंग छेन की देन के महत्वपूर्ण मुहावरे को समझते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रसंग में लेखक जापान के चाय समारोह का वर्णन करते हैं। वहां का वातावरण इतना शांत, सौम्य और अनुशासित होता है कि मानो सन्नाटा सुनाई देता हो। सन्नाटा सुनाई देना ऐसी स्थिति को व्यक्त करता है जहां चारों ओर अत्यधिक शांति हो और कोई भी शोर सुनाई न दे। लेखक बताते हैं कि आज के व्यस्त जीवन में मनुष्य हमेशा भागदौड़ में लगा रहता है। उसके पास रुककर वर्तमान क्षण का आनंद लेने का समय नहीं होता। लेकिन जैन दर्शन हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। जब मन शांत होता है तब हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस कर सकते हैं। झेन की देन का यही सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। इस प्रकार पतझड़ में टूटी पत्तियां और झेन की देन के ये मुहावरे हमें जीवन के आदर्शों, वर्तमान में जीने की कला और आत्मविकास का महत्व समझाते हैं। अब आइए कारतूस पाठ के महत्वपूर्ण मुहावरों को समझते हैं। विद्यार्थियों, अंग्रेजों के लिए वजीर अली एक ऐसी चुनौती बन चुका था जिससे वे पूरी तरह तंग आ चुके थे। तंग आना यानी किसी बात से बहुत परेशान हो जाना। अंग्रेजों ने उसे पकड़ने के अनेक प्रयास किए, लेकिन वे कभी कामयाब नहीं हो सके। कामयाब होना यानी सफल होना। वजीर अली अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर बार बार अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक देता था। आंखों में धूल झोंकना यानी किसी को धोखा देकर बच निकलना। अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि किसी भी तरह उसका काम तमाम कर दिया जाए। काम तमाम करना यानी किसी का अंत कर देना। इसी कारण अंग्रेज उसकी हर गतिविधि पर नजर रखते थे। नजर रखना यानी निगरानी करना। लेकिन कई बार वजीर अली के साहस और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कुछ लोग उसकी जान भी बख्श देते थे। जान बख्शना यानी किसी की हत्या न करना या उसे जीवित छोड़ देना। वजीर अली के व्यक्तित्व में देशभक्ति और स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था। कूट कूट कर भरना यानी किसी गुण का भरपूर मात्रा में होना। उधर अंग्रेजी सेना अलग अलग स्थानों पर खेमा डालकर उसकी तलाश कर रही थी। खेमा डालना यानी किसी स्थान पर कुछ समय के लिए डेरा जमाकर रुकना। सैनिकों के बीच कई बार उसके बारे में दबी जबान से बातें भी होती थीं। दबी जबान से कहना यानी बहुत धीरे या संकोच पूर्वक अपनी बात कहना। जब वजीर अली स्वयं अंग्रेजी शिविर में पहुंचकर कारतूस मांगता है और बाद में अपनी पहचान बताता है तो अंग्रेज अधिकारी हक्का बक्का रह जाते हैं। हक्का बक्का रह जाना यानी अत्यधिक आश्चर्यचकित हो जाना। इतनी कोशिशों के बाद भी वजीर अली लंबे समय तक अंग्रेजों के हाथ नहीं आया। हाथ न आना यानी पकड़ में न आना। इस प्रकार कारतूस पाठ के ये मुहावरे वजीर अली के साहस, बुद्धिमत्ता, देशभक्ति और अंग्रेजों के विरुद्ध उसके संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अब आइए कक्षा 10 की कविताओं में आए महत्वपूर्ण मुहावरों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कविता मनुष्यता की। कवि हमें बताते हैं कि सच्चा मनुष्य केवल अपने बारे में नहीं सोचता बल्कि दूसरों के दुख को भी समझता है। जब कोई व्यक्ति पीड़ा में होता है तो संवेदनशील
लोग उसकी सहायता करने के लिए अधीर हो उठते हैं। अधीर होना यानी व्याकुल या बेचैन हो जाना। महान व्यक्तियों के सामने पूरा संसार झुक जाता है। यहाँ सामने झुकना का आशय किसी की महानता, अच्छाई या महत्व को स्वीकार करना है। ऐसे लोग केवल अपने लिए नहीं जीते बल्कि दूसरों की व्यथा भी हरते हैं। व्यथा हरना यानी किसी का दुख या पीड़ा दूर करना। अब बात करते हैं कविता पर्वत प्रदेश में पावस की। कवि ने पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता का इतना मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है कि पाठक उसे आंखें फाड़कर देखने लगता है। आंखें फाड़कर देखना यानी किसी दृश्य को अत्यधिक आश्चर्य या कौतूहल से देखना। प्रकृति की सुंदरता का ऐसा चित्रण बहुत कम कविताओं में देखने को मिलता है। अब आइए कविता तोप के मुहावरों को समझते हैं। पुरानी ऐतिहासिक वस्तुओं को बड़ी संभाल से रखा जाता है। बड़ी संभाल होना यानी बहुत देखभाल और सावधानी से सुरक्षित रखा जाना। समय के साथ अनेक शक्तिशाली साम्राज्यों की धज्जियां उड़ गईं। धज्जियां उड़ाना यानी पूरी तरह नष्ट कर देना। जब अन्याय के विरुद्ध जनता एकजुट होकर खड़ी होती है, तब अत्याचारियों का मुंह बंद हो जाता है। मुंह बंद होना यहाँ अत्याचारों या गलत कार्यों का अंत हो जाने का संकेत देता है। और जब सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं, तब व्यक्ति कुछ समय के लिए फारिग हो जाता है। फारिग होना यानी काम से थोड़ी फुर्सत मिलना। अब बात करते हैं देशभक्ति से ओतप्रोत कविता कर चले हम फिदा की। युद्ध भूमि में घायल सैनिकों की सांस थमने लगती है और उनकी नब्ज जमने लगती है। यह मुहावरा मृत्यु के निकट पहुंच जाने की स्थिति को व्यक्त करता है, लेकिन सच्चे सैनिक कभी पीछे नहीं हटते। वे सर से कफन बांधकर मातृभूमि की रक्षा के लिए निकल पड़ते हैं। सर से कफन बांधना यानी बलिदान के लिए पूरी तरह तैयार हो जाना। विद्यार्थियों, यही कारण है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार कविताओं में प्रयुक्त ये मुहावरे केवल भाषा को सुंदर नहीं बनाते, बल्कि कविता के भावों को और भी प्रभावशाली बना देते हैं। निष्कर्ष। तो विद्यार्थियों, आज के इस दूसरे भाग में हमने अनेक महत्वपूर्ण पाठों और कविताओं में आए मुहावरों को सरल उदाहरणों के माध्यम से समझा। मुझे आशा है कि अब ये मुहावरे आपको आसानी से याद हो गए होंगे और उनका प्रयोग भी स्पष्ट हो गया होगा। याद रखिए, मुहावरों का अर्थ केवल याद करना पर्याप्त नहीं है, यह समझना भी आवश्यक है कि उनका प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है। अगले भाग में हम संचयन पुस्तक के शेष पाठों में आए महत्वपूर्ण मुहावरों को समझेंगे। इसी के साथ आज का दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।